हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करती हूँ अपने वीडियो में, तो आज हम बात करेंगे मॉडल सेट 7 से जुड़े 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा पहला सवाल है, लोकल एरिया बैंक LAP योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वो 1936 में की गई थी। और ये किस लिए शुरू की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना 1996 अगस्त 1996 में शुरू की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसकी स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था क्या कि ग्रामीणों की बचत को जुटाना और उनके स्थानीय क्षेत्रों का निवेश में उपलब्ध कराना। अगला सवाल है, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। यानी मैं आपको बता दूं कि एडम स्मिथ के अनुसार सभी उत्पादन एकमात्र अंत और उद्देश्य खपत होता है। उत्पादन का लक्ष्य जो होता है वो मानव जीवन इच्छा की संतुष्टि के लिए होता है, यानी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मृदा पूर्ति में वृद्धि। ठीक है। अगला सवाल है, पटना एक प्रकार का मूल विभेद किस स्तर पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। यानी मैं आपको बता दूं कि ये पटना समानता अंतर्राष्ट्रीय कीमत भेदभाव एक स्थित है जिसमें आयात करने वाले देश में किसी वस्तु की कीमत निर्यात करने वाले देश की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। इसे अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में माना जाता है क्योंकि यह आयात करने वाले बाजारों में क्षति पहुंचाता है। ठीक है। अगला सवाल है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो कब निर्धारित होगा? तो इस होगा सीमांत आय यानी सीमांत लागत। ये मैं आपको बता दूं कि जब किसी फर्म की सीमांत आय लागत के बराबर होता है तब संतुलन में कहा जाता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में संतुलन उस स्थिति को दर्शाता है जब मार्केट की मांग मार्केट की पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है। अगला सवाल है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो वो किस प्रकार का? तो मैं आपको बता दूं कि वो है मध्यवर्गीय उपभोग। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो उपयोग में से सभी यानी सारे, जैसे कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ये सारा जो है वो क्या है? राष्ट्रपति वाली सरकार इस प्रकार बनती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका 2 ऑप्शन छूट गया है, तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा एहोले जो है वो पुलकेशिन से संबंधित है। ठीक है। एहोले। ठीक है। एहोले ये जो है शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है। इसका सही उत्तर ये होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने मानसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। तो मैं आपको बता दूं कि अकबर ने किया था। यानी कि अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यानी कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का नामजद कर सकता है। यदि उसके विचार में लोकसभा में उस समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति कुल 14 व्यक्तियों को संसद की सदस्यता के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो जो सीधे तो धारा 32। ठीक है। यानी कि भारत संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। ठीक है। जिसके अनुसार मूल अधिकार का अतिलंघन पर उच्चतम न्यायालय में समावेदन के अधिकार को मूलभूत अधिकार कहा गया है।
मूलभूत अगला अगला सवाल हमारा, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण था? यानी निम्न में से किसका उदाहरण था गांधी जी का दांडी यात्रा? तो था सीधी कार्रवाई। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि दांडी मार्च का अभिप्राय उस पैदल यात्रा से था जो कि गांधी जी ने उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये है गल्फ धारा। ठीक है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंध महासागर प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति को गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो इसमें जो गलत जोड़े बनाए गए हैं वो कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये जो है वो गलत व्यक्ति से संबंधित जोड़े बनाए गए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? यानी किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो इसमें जो भाग का तो उसका हुआ था वर्डिवस की लड़ाई। वर्डिवस की लड़ाई, यानी मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जनवरी 1760 में वांडीवस की लड़ाई लड़ी गई। यह 7 वर्षीय युद्ध के दौरान दक्षिण भारत में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष में निर्णायक लड़ाई साबित हुई। अगला सवाल है, क्रीमियन युद्ध का समापन किस हुआ था? मतलब क्या यहाँ पर है किस हुआ था, मतलब क्रीमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था, ऐसे कुछ यहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका युद्ध जो है कब समापन हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष समझौता। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी कौन सी है? यानी सबसे लंबी नदी कौन सी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यानी कि गोदावरी नदी जो है वो 1450 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसके बाद कृष्णा नदी लगभग 1300 किलोमीटर का स्थान आता है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ठीक है, अगला सवाल है, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं हिमानी क्षेत्र, यानी कि ग्लेशियर द्वारा बहा कर लाए गए मलबे को मोरेन कहते हैं। इस सामग्री के आमतौर पर मिट्टी और चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा इस प्रकार के मिट्टी और पत्थर का परिवहन किया जाता है जो कि मिलकर मोरने बनाते हैं। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? यानी हिमालय पर्वत जो है वो श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी कि हिमालय पर्वतमाला की गणना वैज्ञानिक विश्व की नवीन पर्वतमालाओं में करते हैं और हिमालय पर्वत श्रेणी अल्पसम से दक्षिण पूर्व एशिया के पहाड़ों तक फैले यूरेशियाई पर्वत श्रेणी का विस्तार का हिस्सा, जिसका निर्माण पिछले 6.5 करोड़ वर्षों में सार्वभौमिक प्लेट विवर्तनिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर किया हुआ था। अगला सवाल है, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। यानी यहाँ रेगिस्तान और स्थान दिया हुआ और इनको सही ढंग से हमें क्या करना है, जोड़े बनाना है। ठीक है, तो जो है कालाहारी रेगिस्तान, यानी कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है। और अटकामा जो है दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। थार जो है वो एशिया में है और ग्रेट विक्टोरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। यानी हमारा सही उत्तर जो है वो ये होगा। ठीक है, सही जोड़े इस तरह से बनेंगे और इसका सही उत्तर ये। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त स्तरीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? यानी संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त स्तरीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो ये जो है वो असम का है। ठीक है,
अगला सवाल है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यानी मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लाल बहादुर वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया। उसके उपरांत मरणोपरांत रत्न का उपाधि प्राप्त करने वाला अन्य व्यक्ति हैं, मतलब इस तरह से। और लेकिन सबसे पहले जो मरणोपरांत का भारत रत्न उपाधि लाए थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, नगुल ट्रम किस देश की मृदा है। ठीक है, नगुल ट्रम किस देश की मृदा है, मुद्रा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गई। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो भूटान की है। अगला सवाल हमारा है, सूची एक लेखक सूची दो पुस्तक के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड के उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी कि यहाँ पर लेखक और पुस्तक का नाम दिया और हमें इसमें सही कोड को यानी सही जोड़े को मिलाना है कि कौन से पुस्तक किस लेखक ने लिखा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2 है। अब इसमें हमें सही मिलान करना है। तो आपका हमारा जो सही उत्तर होगा इसका, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, यानी ये कैसे, तो चिन्मय गुहा कौन जो है वो किसने लिखा था, तो चिन्मय गुहा यानी मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो डार्गेस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, ये था। तो इसका सही उत्तर हमारा जो होगा वो ए होगा। यानी अगला सवाल है, निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है। यानी मैं आपको बता दूं कि जो है वो स्टेफी ग्राफ। ठीक है, जो कि बहुत सर्वाधिक बार टेनिस खिलाड़ी में ग्रैंड स्लैम उपाधि जीती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी। यानी निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी, तो वो थी जंजीर। यानी मैं आपको बता दूं कि प्राण ने अपने जीवन काल में खलनायक से लेकर नायक का अभिनय किया। ठीक है, लेकिन जंजीर फिल्म में शेखर खान की भूमिका में उन्होंने चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया माधुरी मुख्य किरदार थे। मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया। ठीक है, तो जंजीर फिल्म में क्या थे, खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता का भूमिका निभाए थे। अगला सवाल है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अधिकार दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से सूची 1 कि कौन सी संस्था सूची 2 से अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है। यानी यहाँ पर सूची 1 2 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाया, यानी निम्न में से सूची 1 में कौन सी संस्थान है जो कि सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका गलत दर्शाया गया वो है केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान, यानी कानपुर इसमें जो है गलत दर्शाया गया है। जैसे कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुकड़ी उत्तराखंड। ठीक है, सेंट्रल एरिजन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान, केंद्रीय औसत अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश और खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद यानी झारखंड। यानी कि हमारा जो केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में नहीं है, वो कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, अगला सवाल है, शून्यकाल क्या है। शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल हमारा क्या है, जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था, तो वो था लाला हरदयाल। ठीक है, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी में आयोजन किया था। अगला सवाल है, विश्व के सबसे ऊंचा जल प्राप्त
प्राप्त है, यानी जल प्राप्त है, विश्व में सबसे ऊंचा जल प्राप्त है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ऊंचा जल प्राप्त है वो है हमारा सोल्टो एंजल जल प्राप्त, ठीक है। अगला सवाल है अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अमृतसर शहर जो है वो गुरु रामदास द्वारा स्थापित किया गया था। यानी ऐसा कहा जाता है कि सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1574 में अमृतसर की स्थापना की थी। सिख धर्म का अधिकतम और सांस्कृतिक केंद्र हरमंदिर साहिब जिसे सामान्यतः स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अमृतसर में स्थित है। अमृतसर खालसा पंथ की सर्वोच्च सत्ता के प्रतीक अकाल तख्त और गुरुद्वारा प्रबंध समिति का निवास स्थल भी है, ठीक है। अगला सवाल है जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है, यानी जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला जो देश है वो हमारा है सिंगापुर, ठीक है। यानी कि जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश सिंगापुर है, जिसका घनत्व है 6,38,629 क्या है इसका घनत्व है, ठीक है। अगला सवाल है लोकसभा के निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया, यानी लोकसभा के निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 31वें संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। यानी कि संविधान 31वें संशोधन का अधिनियम 1973 द्वारा अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा राज्य के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525, केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? यानी कोई विधायक धन विधायक है या नहीं है, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि हमें यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधायक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधायक धन विधायक है या नहीं है। अगला सवाल हमारा है कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा है वो रामपुरवा, इससे अशोक को यहाँ से यानी रामपुरवा से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। अगला सवाल है क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है, यानी क्षुद्र ग्रह की कक्षा जो है वो किन ग्रहों के बीच है? तो है मंगल और बृहस्पति के बीच। यानी मैं आपको बता दूं कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच होते हैं। खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस तथा जिसका व्यास 670 किलोमीटर है। यानी ये जो है क्षुद्र ग्रह वो मंगल और बृहस्पति के बीच में और टोटल क्या है 670 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। अगला सवाल हमारा है मानस बदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? मानस बदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो है वो हमारा अकबर द्वारा लागू की गई थी। यानी मैं आपको बता दूं कि अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली थी। इसे 1595 से 1596 ईस्वी तक जागीरदारी प्रथा के स्थान पर आरंभ किया गया था, ठीक है। जागीरदारी प्रथा के स्थान पर इसको आरंभ किया गया था। अगला सवाल है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? यानी पुराना बिहार जो हमारा है उसका कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो मैं आपको बता दूं कि ये टोटल जो हमारा पुरानी बिहार का जो जमीन लेकर झारखंड राज्य बना वो 45.85%, ठीक है, 45.85% पुरानी बिहार का जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। अगला सवाल हमारा है लंदन का द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन का द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था सेंट जेम्स पैलेस। यानी मैं आपको बता दूं कि लंदन के द्वितीय गोल मेज सम्मेलन जो है सेंट जेम्स पैलेस में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ठीक है।
कब से कब तक चला था? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो वो था लोथल। यानी मैं आपको बता दूं कि लोथल का प्रयोग जो है वो सिंधु सभ्यता के प्राचीन बंदरगाह के रूप में किया जाता था। सीधी दीवार, प्रवेश मार्ग, निकास मार्ग और एक हौज का साथ ऊंची और निम्न भूमि पर बसे शहर वाला यह महानगर उत्तरी दिशा में स्थित था, जिसे जोड़ाइये गोदी क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है सही कलमानुक्रम दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यानी सही कलानुक्रम दीजिए। तो पहला हमारा है सामुदायिक अवार्ड, साइन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी यानी इरविन समझौता। तो इसमें हमें सही कलमानुक्रम देना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका होगा पहले साइमन कमीशन, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी जी इरविन समझौता, उसके बाद सामुदायिक अवार्ड। ठीक है, इस तरह से इसका सही कलमानुक्रम बनेगा या इसका। अगला सवाल हमारा है भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया किस वर्ष में? ठीक है, यानी गोवा को किस वर्ष मुक्त कराया? पुर्तगालियों से। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 1961 में हुआ था, यानी कि 18 से 19 दिसंबर 1961 में को हुई सैन्य कार्यवाही में भारतीय सेना ने पुर्तगाली सेना को हराकर गोवा का अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला सवाल हमारा 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? यानी 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस को कुल जो सीटें प्राप्त हुई थी वो 98 सीटें जो है वो प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? ठीक है, तो इसका है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। यानी मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय है। अगला सवाल है अगला सवाल हमारा है एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। तो हमारी औसत दूरी जो है वो कितनी होती है? तो मैं औसत दूरी होती है पृथ्वी तथा सूर्य। यानी एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी जो कि लगभग 93 मिलियन या 150 मिलियन किलोमीटर है। हालांकि यह दूरी पृथ्वी के द्वारा सूर्य के परिक्रमा करने के प्रवर्तित होती है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने से अधिकतम समय लेता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के एक परिक्रमा करने से अधिकतम समय लेता है? तो हमारा है बृहस्पति। ठीक है, अगला सवाल है बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? यानी बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो मैं आपको बता दूं बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु जो है वो बिहार का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। ठीक है, अगला सवाल है यदि आप तुतकीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। यानी आपको किस शहर में से होकर नहीं जाना पड़ता? तो मैं आपको बता दूं कि हमें जो है वो केरल होकर नहीं जाना पड़ता है। अगला सवाल हमारा इंग्लिश चैनल के तौर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तैरकर। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला जो थी वो हमारी थी आरती शाह। आरती शाह जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे प्रथम महिला थी। अगला सवाल है बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है। यानी बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है। तो नाइट्रोजन का यौगिक है
अमोनिया, ठीक है। यानी अमोनिया NH3 जो है औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रासायनिक यौगिक है। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? यानी सूर्य से पृथ्वी तक, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो प्रकाश को टोटल समय जो है 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी मैं आपको बता दूं कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड समय लगता है। यानी 8 मिनट 20 सेकेंड को अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो आपका 500 सेकेंड हो जाएगा। अगला सवाल है, एनोमोमीटर, ठीक है, एनोमोमीटर का क्या मापने से काम आता है? क्या मापने के काम आता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो है वो पवन का वेग मापने में काम आता है। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी निम्नलिखित में से किस एक सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो है जल। यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरीग्राम या एक ऐसे 4186 जूल ग्राम पर होती है, जो अन्य विकल्पों की तुलना में सर्वाधिक है। अगला सवाल है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर हमारा कोई वस्तु जो समुद्र में डूब जाता है तो उसको पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सोनार, ठीक है। यानी समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? चालकता वाली धातु कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो हमारा चांदी। यानी कि दिए गए विकल्पों से विद्युत जो है चांदी, यह बहुत अधिक क्या है, वो चालकता वाली धातु है चांदी, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ही अधिक विद्युत में होता है, क्या बहुत ही अधिक विद्युत में ये चलकता है, तो सबसे ज़्यादा वह चांदी। अगला सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसमें नियामक, ठीक है, नियामक जो है, इसमें मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? यानी कीटहारी वनस्पति है वो है यूट्रिकुलेरिया, जो है वो हमारा क्या है, एक कीटहारी वनस्पति है। अगला सवाल है, कौन सा पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? तो जो वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है वह है रबड़ पादप। यानी कि प्राकृतिक रबड़ के वृक्ष में मुख्यतः लेटेक्स के रूप में रबड़ प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स एक चिपाचिप दुगध कोलाइड है, जिसे वल्कल या बार्क में के चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमारे, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारा लोहा जो रखा रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हमें किस विधि का उपयोग करना चाहिए? तो हमें जो है वो यसद लेपन का प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसा कहा जाता है कि तांबे या लोहे के अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं पर अक्सर क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो उस परत पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया एसिडीकरण कहलाती है, ठीक है। धातुओं से अधिक समय तक नम वायु के संपर्क में रहने में उनमें जंग लग जाती है। यानी जब हमारा लोहा और तांबा जो है अधिक समय तक वायु के संपर्क में रह जाते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यानी प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो हमारा है आइसोप्रीन की बहुलक है। अगला सवाल है, रेटिना में किस कोशिकाओं ने रंगहीन दृष्टि को संभव बनाया? रेटिना ने किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया? तो जो है वो कोन्स को
यानी मैं आपको बता दूं कि शंकु कोशिका या कोन कोशिका वर्ण दृश्य के लिए एक उत्तरदायी आँख की रेटिना में विद्यमान दो प्रकार के फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं में से एक है। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है। यानी पीतल है वो निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो हमारा तांबा तथा जास्ता। यानी हम लोग देखे हैं कि तांबा और जास्ता के बर्तन भी आते हैं, तो क्या होते हैं, पीतल में से धातुओं का एक मिश्र धातु होते हैं। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि पीतल एक धात्विक मिश्र धातु है जो कि तांबे और जिंक से निर्मित होते हैं। ठीक है। पीतल का प्रयोग सोने के समान अपने चमकीले रूप रंग के कारण सजावट के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे एप्लीकेशन में किया जाता है जहां कम घर्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला सवाल है दूर की वस्तु किसकी मदद से देखी जा सकती है। यानी बहुत दूर कोई वस्तु रखी हुई है तो हम किसके मदद से देखेंगे, तो देखेंगे क्रोनोमीटर की सहायता। दूर की वस्तु क्रोनोमीटर की मदद से देख सकते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण या रियर व्यू दर्पण का रूप में किया जाता है। ठीक है। क्योंकि वो सीधे वास्तविक और चित्रों का निर्माण करते हैं जो ड्राइवर को छोटे दर्पण से बड़े क्षेत्र को देखने में अनुमति देती है। उसी तरह से हमें दूर की वस्तु को देखने में छोटे से छोटे दूर वस्तु जो दूर रखी रहते तो उसे देखने में हमें क्रोनोमीटर जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन पौधों पे रक्तचाप का उपचार किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें रक्तचाप का उपचार किया जाता है, तो है स्पर्गंधा। अगला सवाल हमारा है श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, तो श्वसन है वो अपाचीय प्रक्रिया मानी जाती है। यानी कि श्वसन एक अपाचीय प्रक्रिया है क्योंकि यह ग्लूकोज को तोड़कर उसे एटीपी स्वरूप में बदल देती है। ठीक है। एक उपचय प्रक्रिया चीज़ों को बनाने में मदद करती है जो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे से विपरीत क्रिया करती हैं। अगला सवाल है भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो पीतल की झिल्ली। ठीक है। पित्तक झिल्ली जो है वो क्या भ्रूण के पोषण को संरचना करने में सहायक करती है। अगला सवाल है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। ठीक है। नियामक केंद्र है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा मेडुला ऑब्लोगेट। ठीक है। ऑब्लोगेट जो है वो हमारा मानव मस्तिष्क के अंग को निगलने और उगलने में नियामक केंद्र है। अगला सवाल है सिग्मा रूपी वृद्धांत्र किस भाग है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो बड़ी आंत यानी कि सिग्मा रूपी बृहदांत्र बड़ी आंत का हिस्सा होती है। यह बृहदांत्र मलाशय से पहले पेट की एक छोटी वक्र होती है। ठीक है। मलाशय से एक पेट की एक छोटी वक्र होती है। अगला सवाल है गुर्दे की निस्यंद इकाई कौन सी होती है। तो गुर्दे की निस्यंद इकाई जो है वो हमारा नेफ्रॉन होती है। अगला सवाल है न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। यानी कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की स्थिति में एक उत्तेजनीय कोशिका है। ठीक है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। ठीक है ना। यानी तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई जो है वो न्यूरॉन का होता है। अगला सवाल है किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। ठीक है। तो जो रेखा है वो क्या कहलाती है, तो कहलाती है आइसोथर्म। ठीक है। आइसोथर्म। यानी मैं आपको बता दूं कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है। यानी निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त है तो हमारा है विषुवत वृत्त। ठीक है। अगला सवाल है कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित
निर्हित होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये होती है परावर्तन। यानी कि कैलिडोस्कोप एक कोण में एक दूसरे पर झुके दो या उससे अधिक परावर्ती सतहों के साथ एक प्रकाशीय उपकरण है। अगला सवाल है, मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम निर्मित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो हमारा क्या है? ENIAC, ठीक है, ENIAC, ठीक है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, 1/4 भाग अपने दूसरे बेटे को, 1/4 भाग अपनी बेटी को तथा शेष 20,000 रुपये अपनी पत्नी को दे दिया। बड़े बेटे को कितनी राशि मिली? तो यहाँ पर बड़े बेटे की राशि को पूछ रहा है कि बड़े बेटे को कितनी राशि मिली, तो उसको 40,000 रुपये की राशि मिली। अब वो कैसे मिली? तो पत्नी का भाग, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि पत्नी के भाग इक्वल टू 1 - 1/3 - 1/4, ठीक है, माइनस होगा यहाँ पर -1/4 - 1/4, यानी पत्नी के भाग इक्वल टू 1 - 1/3 - 1/4 - 1/4, ठीक है। अब इसको हम मिटा देंगे। अब फिर से लिखेंगे हम क्या? इक्वल टू 12 - 4 - 3 - 3, ठीक है, बटा 12 हो गया यहाँ तक। फिर इसको हम लोग मिटाएंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम है, इसलिए हमें इतना में ही समझना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे 2/12, ठीक है, इक्वल टू 2/12 इक्वल टू 1/6, ठीक है, यानी 2 से 12 यानी 1/6, ठीक है, 1/6। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि इसलिए 1/6, ठीक है, 1/6 इक्वल टू 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया, ठीक है। तो बड़े बेटे की राशि, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बड़े बेटे की राशि कितनी? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बड़े बेटे की राशि इक्वल टू 1/3 गुना 20,000, 20,000 गुना 6, ठीक है, 20,000 गुना 6, यानी टोटल क्या आ गया हमारा? 40,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है, एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 10/π मीटर है, जिसके चारों ओर बांधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी यहाँ पर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि तार की लंबाई, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई इक्वल टू हमारा क्या है? 2πr, ठीक है, तार की लंबाई इक्वल टू 2πr, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि इक्वल टू 2 गुना पाई आर, ठीक है, 2 गुना पाई आर गुना 10/π, ठीक है, उसके इक्वल टू 20 मीटर, इक्वल टू 20 मीटर। अब वर्गाकार क्षेत्र का परिणाम, ठीक है, वर्गाकार क्षेत्र का परिणाम, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वर्गाकार खेत का परिमाप इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। अब यहाँ पर जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ब्रैकेट परिमाप, ठीक है, परिमाप, ठीक है, परिमाप बटा 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 20/4 का स्क्वायर, ठीक है, 20/4 का स्क्वायर। तो हमारा टोटल कितना निकल के आ जाएगा? अगर हम 20/4 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोगों को निकल के आएगा 25 वर्ग, ठीक है, 25 वर्ग मीटर। यानी खेत का जो क्षेत्र बांधा गया है तो उसका जो टोटल
यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होगा क्षेत्र का, तो 25 वर्ग मीटर होगा। अगला सवाल हमारा है, एक दुकान में हिंदी किताबों की संख्या का 20% अंग्रेजी किताब की संख्या का 1/8 भाग है तथा अंग्रेजी किताबों का 25% हिंदी किताबों का 20/5 भाग है, तो हिंदी तथा अंग्रेजी किताबों का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी किताबों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो अनुपात होगा 5:8, ठीक है। अब 5/8 इसका अनुपात कैसे होगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि हिंदी किताबों का की संख्या, तो हिंदी किताबों की संख्या इक्वल टू x तथा अंग्रेजी किताबों की संख्या इक्वल टू y, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर 20% और 1/8, ठीक है, ये क्या है पहला यानी हिंदी का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 20, ठीक है, 20/100 x इक्वल टू 1/8 y, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा 1 है, तो यानी हम लोग क्या लिखे कि 20/100, तो हमारा टोटल आ गया कितना 1/5x, ठीक है, इक्वल टू 1/8 y, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि x/y इक्वल टू 5/8, ठीक है, यानी y को यहाँ कर दिया और x को यहाँ x/y इक्वल टू 5/8, ठीक है। अब हमारा क्या है 25/100, यहाँ पर 25% दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25/100 y इक्वल टू 2/5x, ठीक है, 2/5x, यानी पहला जो हमारा निकला x का यानी हिंदी किताब का 2/5 और अभी जो हमारा अंग्रेजी तथा अंग्रेजी किताबों का 25% यानी 25/100 इक्वल टू हमारा कितना आ गया y इक्वल टू 2/5x, ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको समझें। अब हम लोग लिखेंगे 1/4, ठीक है, 1/4 हमारा क्या आ गया y आ गया, यानी 25 से 100 को कटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2/5x, ठीक है, 2/5x, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि xy यानी कि अंग्रेजी और, ठीक है, किताबों का अनुपात हमारा जो है, तो हमारा यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कि चूँकि x/y इक्वल टू 5/8 हमारा टोटल इसका आंसर आ गया, यानी यहाँ हमारा इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपये में खरीदकर उसका मूल्य 1200 रुपये अंकित कर देता है तथा अंकित मूल्य पर उसने 10% छूट भी देने का प्रावधान बना रखा है। किताबें उसे बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है, यानी यहाँ पर कुल उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 माइनस 10/100 गुना 1200, ठीक है, 1200, ठीक है, यहाँ पर 1200 है, ठीक है, हो गया। उसके बाद टोटल हमारा कितना आ गया 1080 रुपया, 1080 रुपया आ गया हमारा। अब यहाँ पर चूंकि क्या पूछ रहा है लाभ कितना प्रतिशत हुआ, तो हम लोग लिखेंगे कि लाभ इक्वल टू 1080 माइनस 800 रुपया, ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया 280 रुपया हमारा बचा, ठीक है, 1080 माइनस 800 करेंगे तो हमारा 280 रुपया आएगा। अब लाभ प्रतिशत में, ठीक है, यानी लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम उसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत इक्वल टू 280/800, ठीक है, गुना 100, ठीक है, कट गया, ठीक है ना। अब 8 से 280, ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा कितना 35%, यहाँ पर हमारा 35% क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, यानी यहाँ पर शेष क्या बचेगा,
तो हमारा जो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 4 अंकों की, ठीक है, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या? यहाँ पर क्या हो गया? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? वो है 1000। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा, 99, ठीक है, 99,09,999। अब हमारा आ जाएगा 99,08,999, यानी 99,08,999, ये हमारा आ जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? यानी 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो मैं इससे जुड़ी बहुत सारे सवालों को बताई हूँ। आप लोग जो अभी मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाए और मेरे वीडियो को देखें। तो इसका जो होगा सही उत्तर होगा ये, ठीक है। 1 गुना 1/2 घंटा, उसको टोटल कितना लगा? 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस कमरे की चारों दीवारों पर 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से रंगाई करने में कितना खर्च पड़ेगा? यानी रंगाई करने में कितना खर्च पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चारों दीवारों का जो है वो क्षेत्रफल। तो यहाँ पर होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप इसको नोट करते जाइएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको भी और जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा, ताकि इससे जुड़े और अगर आपके पास सवाल है तो आप उसको आसानी से बना सके और समझते भी जाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 कोष्ठ लंबाई गुना, ठीक है, लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया। अब जो हमारा है टोटल क्या है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर से इसको मिटा दे रही हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 2, ठीक है, 2 यहाँ पर 5 गुना 4 प्लस, ठीक है, 5 गुना 4 प्लस 3 गुना 4, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब टोटल हमारा कितना निकल के आ गया? 64 वर्ग मीटर, ठीक है, 64 वर्ग मीटर। कुल खर्च, अब यहाँ पर कुल कितना खर्च हुआ है वो पूछ रहा है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो हमारा है वो कुल खर्च पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कुल खर्च इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कि कितना खर्च हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल खर्च इक्वल टू 64 गुना 80, यानी यहाँ पर 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 64 गुना 80, ठीक है, 64 गुना 80 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? तो 5120 रुपये, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी टोटल जो खर्च आया रंगाई करने में वो 5120 रुपये का आया। अगला सवाल है, यदि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 2400 रुपये कमाते हैं तो 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कितने रुपए अर्जित करेंगे? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि 12 आदमी जो है 9 घंटे में काम करके एक दिन में 2400 रुपये कमाते हैं, ठीक है, और एक आदमी 1 घंटे का काम करके एक दिन में, ये इसको आप लोग नोट करते जाइएगा जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 12 आदमी 9 घंटे में एक दिन काम करके 2400 रुपये कमाता है, ठीक है, तो एक आदमी 1 घंटे काम करके एक दिन में 2400, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2400 बटा 1 गुना 12 गुना 9, ठीक है, रुपए कमाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो चूँकि 9 आदमी 8 घंटे में काम करके 7 दिन में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आप लोग इसको नोट कीजिएगा कि चूँकि 9 आदमी 8 घंटे में, ठीक है, 9 आदमी, यहाँ पर बोल रहा है कि 9 आदमी 8 घंटे में 7 दिन में कितने रुपए अर्जित, तो यहाँ पर ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि
2400, ठीक है, 2400 बटा 12 गुना 9, ठीक है, 12 गुना 9 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ठीक है, हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको टोटल गुना करने के बाद जो हमारा टोटल आएगा वो कितना आएगा, तो इक्वल टू 200, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 200 गुना 8 गुना 7 इक्वल टू 11,200 रुपया आएगा। यानी टोटल रुपए जो अर्जित किए वो 11,200 रुपये। अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी अधिकतम अंक 30% अंक पाता है तथा वह 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी अधिकतम अंक 45% अंक पाता है और 15 अंक से पास कर जाता है। तो अधिकतम अंक तथा पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर हमें पास करने के लिए क्या करना है, आवश्यक प्रतिशत को ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या इसको किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना पास करने के लिए अनिवार्य अंक, ठीक है, पास करने के लिए हमें अनिवार्य अंक कितना चाहिए, तो वह हमारा हो गया x, ठीक है, x हो गया। अब हमारे यहाँ पर क्या है 30% अंक पाता है, तो 30% अंक इक्वल टू x माइनस 30, ठीक है, x माइनस 30 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पर फिर यहाँ पर है क्या 45% अंक पाता है और 15 अंक से पास कर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 45% इक्वल टू x माइनस 15, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब क्या है हमारा कि समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से तो हम लोग क्या करेंगे 15% इक्वल टू 45 अंक, ठीक है। अब हम लोग इसको किस तरह से प्रतिशत को ज्ञात करेंगे और प्रतिशत को, तो अब हम लोग लिखेंगे 100%, ठीक है, हमारा टोटल क्या होता है 100% होता है। अब 100% इक्वल टू 45 बटा 15, यहाँ पर गुना 100 होगा, गुना 100, ठीक है, गुना 100, 45 बटा 15 गुना 100 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 300, ठीक है, 300। अब यहाँ तक आप लोग, अब हम लोग क्या करेंगे अनिवार्य अंक, ठीक है, अनिवार्य अंक हमारा क्या था x था, अनिवार्य अंक x इक्वल टू x, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 30% प्लस 30, ठीक है, 30% प्लस 30 इक्वल टू 90 प्लस 30 इक्वल टू हमारा 120, ठीक है, 120। अब हमें आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू प्रतिशत, ठीक है, इक्वल टू प्रतिशत, या इसको यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ प्रतिशत इक्वल टू 120 बटा 300, ठीक है, 120 बटा 300 गुना 100, ठीक है, 100, इसको मैं थोड़ा इधर ही लिख दूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रतिशत इक्वल टू 120 बटा 300 गुना 100, ठीक है, गुना 100 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 40%। यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ गया 40%, यानी हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा पहला। अगला सवाल है 2200 रुपये का मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 यानी 2816 रुपये हो जाता है, तो 1200 रुपये का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना रुपए मिश्र धन होगा। यानी कि 4 वर्ष में, यहाँ पर 4 वर्ष में 2200 रुपये का मिश्र धन 4 वर्ष में इतना हो गया, और 1200 रुपये का 4 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि ब्याज, ठीक है, जो हमारा ब्याज था, तो हम लोग लिखेंगे कि ब्याज इक्वल टू 2816 माइनस 1200, ठीक है, 1200 हो गया। यहाँ पर हमारा आ गया 616 रुपया, ठीक है, 616 रुपया। अब हमें क्या करना है कि इसका 4 वर्ष में कितना रुपए मिश्र धन होगा, तो हम लिखेंगे कि दर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दर, ठीक है, दर इक्वल टू
616 गुना 100, ठीक है, 616 गुना 100 बाटा 2200 गुना 4, ठीक है, 2200 गुना 4 इक्वल टू हमारा क्या आया 7%। अब अवशिष्ट ब्याज हमें निकालना है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसको नोट भी करते जाइएगा। अब हमें निकालना है क्या, अवशिष्ट ब्याज। तो अवशिष्ट ब्याज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1200 गुना 4 गुना 7 बटा 100, ठीक है। टोटल हमारा आ गया 336। इसको जब आप गुना करेंगे तो मैं यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं उतना तोड़ के नहीं बता रही हूँ, आप लोग इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद डिवाइड, तो यहाँ पर टोटल हमारा आ जाएगा 336 रुपये। अगला सवाल है 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 9 का मान क्या होगा, यानी इसका यहाँ पर मान क्या होगा। तो हम लोग इसको, ये जो हमारा ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको सेम इसको यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू 1 प्लस 1 बटा 1 1 प्लस बटा 9, ठीक है, बटा 9 सॉरी बटा 10। यहाँ पर इसको सामने में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 10, ठीक है, 10 बटा 9, ठीक है। इसको 1 1 प्लस करके 10 यहाँ पर, तो 10 बटा 9, ठीक है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे इसका हम लोग मान, तो इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 1, ठीक है, 1 प्लस 1 बटा 19 बटा 10, यानी टोटल को प्लस करने के बाद हमारा जो आ जाएगा वो, तो 19 प्लस 10, ठीक है, बटा 19, तो हमारा कितना आ गया 19 10 करेंगे तो 29 बटा 19, ठीक है, 29 बटा 10, यानी ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 37 बटा 43 भाग उसी संख्या के 70% के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसका संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो बता दें कि माना कि संख्या x है, ठीक है, माना कि संख्या x है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 70 बटा, ठीक है, 70% बराबर है तो संख्या ज्ञात करना है। तो 70 बटा 100x, ठीक है, इक्वल टू 37 बटा 43 उस भाग, ठीक है, 47 बटा 43 उसका उसी का भाग संख्या है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर गुना x कर देंगे, ठीक है, गुना x। अब इसके आगे हमें क्या, तो इसके बराबर है तो संख्या का ज्ञात कीजिए, संख्या तो ज्ञात करना है। तो यहाँ तक उसके बाद हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू 0, अभी जो मैं पिछले वाला मिटाई वहाँ पर, तो x इक्वल टू 0 यानी कि 0 होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि माना कि संख्या जो है वो हमारा x है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो 70% बराबर है तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि 70 बटा 100 x इक्वल टू 37 बटा 43 गुना x। तो क्या आ जाएगा हमारा x का मान जो है वो हमारा मतलब संख्या जो ज्ञात करना है वो हमारा 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 8 गुना 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 875 रुपये ब्याज मिलता है, तो मिश्र धन बताइए। यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है कि कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मूलधन इक्वल टू 875 रुपया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मूलधन, ठीक है, मूलधन इक्वल टू 875 गुना 100, ठीक है, बटा क्या है हमारा इसका, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25% गुना, ठीक है, 3 गुना 5, ठीक है, 3 गुना 5। अब हमारा इक्वल टू 2100 रुपया, ठीक है। अब इसको पूरा गुना करने पर हमारा क्या आ गया 2100 रुपया। अब आगे हम इसको क्या करना है, मिश्र धन बताना है, ठीक है। तो 2100 प्लस 875 रुपये कर देंगे, 5 वर्ष में 875, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2100 प्लस 875 रुपये, तो टोटल हमारे कितना आ गया 2975 रुपये, ठीक है, 2975 रुपये हमारा इसका मिश्र धन हो गया।
अगला सवाल है शशांक तथा समीर के वेतन का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों में से प्रत्येक 1,000 रुपये बचाया हो तो उनकी क्रमशः आय क्या है। यानी कि मैं इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि माना कि वेतन अनुपात, ठीक है, माना कि वेतन अनुपात इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद शशांक का वेतन क्या है, शशांक का वेतन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे शशांक का वेतन इक्वल टू 3x। उसके बाद समीर का वेतन, यहाँ पर है समीर का वेतन, तो समीर का वेतन इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पर उनकी क्या है, दोनों ने प्रत्येक 1,000 रुपया बचाया, तो ठीक है। माना कि खर्च का अनुपात, यानी माना कि जो इन लोगों ने खर्च किया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि खर्च का अनुपात, तो यहाँ तक ये ठीक है आप लोगों का। अब यहाँ पर खर्च का अनुपात क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। शशांक का खर्च है, शशांक का खर्च इक्वल टू 5y और समीर का खर्च इक्वल टू 3y, ठीक है, 3y। अब हमारा यहाँ पर जो है इन लोगों का एक हज़ार रुपये का क्या किया है इन्होंने, बचत, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि खर्च, ठीक है। यहाँ पर समीर का खर्च 3y और शशांक का खर्च 5y और, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 5y प्लस 1,000 इक्वल टू 3x, ठीक है, ठीक है। वेतन जो है वो x है और खर्च जो है वो y है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे समीर का, तो समीर कितना है, 3y खर्च किया है प्लस 1,000 इक्वल टू 2x, क्या है इसका वेतन का अनुपात, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है हल करेंगे, तो हमारा हल करने के बाद जो आएगा वो होगा, तो y इक्वल टू 1,000 रुपये, ठीक है, x इक्वल टू 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये। तो अब इनमें से क्या करना है, तो क्रमशः आय ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x इक्वल टू 6,000 रुपये, ठीक है, 3 इक्वल टू 6,000 रुपये, यानी 2x इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, 2x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4,000 रुपये। तो ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा है एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, ठीक है, उसे वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो जो अपने वस्तु को बेचा तो उसको टोटल कितना लाभ हुआ, यानी यहाँ पर लाभ ज्ञात करना है, तो इसका टोटल 64 रुपये का लाभ हुआ। अब आप लोग इसको ये करेंगे कि मैं सिर्फ आंसर बता दी, हल नहीं, तो मैं जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारे इससे जुड़े बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया, और जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए और मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक देखिए, आपको इससे जुड़े बहुत सारे सवाल जो है 6 तक आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल है एक पर्स की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है, उस पर 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल बिछाने में कुल कितना खर्चा आएगा। यानी यहाँ पर टोटल खर्चा पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि कुल खर्च, ठीक है, कुल खर्च इक्वल टू क्षेत्रफल गुना दर, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल गुना दर, ठीक है, क्षेत्रफल गुना दर। अब हमारा क्या है कि अब हम लोग लिखेंगे 4 गुना 3, यानी 4 मीटर तथा 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ठीक है, लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई जो है 3 मीटर। उसके बाद 80 रुपये प्रति वर्ग क्या किया है, वो खर्च किया है, यानी टोटल उसका क्या हुआ, कुल खर्च 960 रुपये का हुआ। इसका सही उत्तर 960 रुपये होगा। अगला सवाल है ए, बी और सी क्रमशः 5, 10, 15 और 15 दिनों में अलग अलग एक काम कर सकते हैं। एक साथ काम करने के लिए बी और सी द्वारा आवश्यक समय की गणना करें, यानी ए और बी द्वारा आवश्यक समय की गणना हमें करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि ए यहाँ पर बी प्लस सी का 1 दिन का काम, ठीक है, बी प्लस सी का 1 दिन का काम, ठीक है, 1 दिन का काम इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15
5, ठीक है, 1/5। उसके बाद जो हमारा इसमें क्या पूछ रहा है कि 5, 10, 15, ठीक है, 5, 10, 15। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3, इसको मिटा देते हैं पहले। अब हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3+2, 3+2/30 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5/30, यानी 5 से 30 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यानी 6 दिन में अपने काम बी और सी द्वारा उसे एक समय 6 दिन, ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई 10% की कमी की जाए तो आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इसमें आयत का प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी स्थिति में यदि सिर्फ कमी होगी, ठीक है, क्या होती है ऐसी स्थिति में अक्सर हमें क्या होती है, लॉस होती है, कमी होती है। तो कमी प्रतिशत इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि कमी की प्रतिशत इक्वल टू x/10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्रतिशत। और जहाँ, ठीक है, जहाँ x इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग 10, x इक्वल टू 10, ठीक है। अब 10/10 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा 10/10 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.1%, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। सॉरी, क्या यहाँ पर था कि 10/10 का हम लोग स्क्वायर किए, ठीक है। तो हमें टोटल जो इसका यहाँ पर क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछ रहा था, मैंने सिर्फ प्रतिशत का ही निकाला। तो यहाँ पर 10/10 का स्क्वायर, ठीक है, 10/10 का स्क्वायर। तो इसमें इसको हम लोग अगर 10/10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या होता है, सिर्फ 1% का ही कमी होती है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, 6 से प्रथम 6 धनात्मक अपवर्तों का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे अवशिष्ट औसत जो है हमारा वो क्या होगा, तो यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है, अवशिष्ट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 और 6 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 और 6 को प्लस कर दिए। अपवर्तक का औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 6 + 6 ... प्लस 36, यानी 6 गुना 6 कर दिए तो 36, ठीक है, बटा 6, ठीक है, बटा 6। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अपवर्त औसत निकालना है तो हम लोग इसको इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 6, ठीक है, 6 ब्रैकेट 1 + 2, ठीक है, 6 ब्रैकेट 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, +4 +5 +6, ठीक है, +6 बाटा हमारा क्या गया 6, यानी टोटल 21। अभी टोटल को हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी 6 × 5 = 11, 4 15 3 18 2 17 1 19, ठीक है। 19 में 6 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 19 में 6 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हमारा टोटल आ जाएगा 114, ठीक है। 114 को हम लोग क्या कर देंगे, तो 6 से भागा कर देंगे। तो हमारा इसका जो है वो आ जाएगा औसत माप, अपवर्तमान ज्ञात हो जाते 21 होगा। अगला सवाल है, किसी संख्या के 65% को उस संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम 784 के वर्गमूल के बराबर प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। यानी वह संख्या क्या है, तो वह संख्या जो है वो 80 है। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोग जो देख रहे हैं उसे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा कि 80 कैसे हुआ। अगला सवाल है, राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ होगा। तो वो जो है वो अगर 11.12 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 2009 ईस्वी में
8,08,000 रुपये, ठीक है, सॉरी 88,000 रुपये, 88,000 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करता है। अगर एक व्यक्ति 2009 ईस्वी में 88,000 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करता है, जो 1999 ईस्वी में की आय का 10% अधिक है, तो 1999 में उसकी वार्षिक आय क्या थी? तो 1999 की इसकी वार्षिक आय क्या थी? तो हम लोग लिखेंगे कि 1999 ईस्वी का वेतन, ठीक है, 1999 ईस्वी का वेतन इक्वल टू 100/100 प्लस 1, ठीक है, 1 88,000 रुपये, ठीक है, 88,000 रुपये इक्वल टू 80,000, ठीक है, यानी इसका 10% ही बोल रहा है, तो उसका क्या आ जाएगा? 80,000 रुपये इसको मिलेगा। यानी 10% आय का 10% अधिक क्या है उसको 2009 में मिल रहा है, यानी और 2099 का, तो उसको क्या होगा? 10% अधिक मिल रहा है, तो यानी 8,000 रुपये का आगे पीछे का अंतर होगा, यानी 1999 में उसको 8,000 रुपये वेतन मिल रहा, 80,000 रुपये वेतन मिल। अगला सवाल है, एक कार को 14 लाख रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 12% का लाभ पाने के लिए कितना में बेचा जाए? तो यहाँ पर कितना में बेचा जाए, तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो है उसका क्या है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि क्रय मूल्य इक्वल टू 100/100 माइनस 5 गुना, यहाँ पर इसके अंदर में ही होगा, गुना 14 लाख, ठीक है, गुना 14 लाख। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर करेंगे कि इक्वल टू 100/, ठीक है, 100/95, यानी हम लोग अभी देखे कि 100 - 5 में की, तो उसका हो गया 95 गुना 14 लाख, ठीक है, 14 लाख इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा गुना करने पर? तो हमारा आ जाएगा 14,73,068 रुपये, ठीक है, गुना करने पर टोटल हमारा क्या गया? 14,73,000, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 14,07,368 रुपये। यानी अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? 12% लाभ पाने के लिए, ठीक है, 12% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 12% लाभ पाने के लिए इक्वल टू 12% लाभ पाने के लिए इक्वल टू 100 प्लस 12, ठीक है, बाटा 100 प्लस 12/100, ठीक है, 100 यहाँ इसी लाइन में होगा गुना 14,07,368 रुपये, ठीक है, 368 रुपये 0.4 है, ठीक है, मतलब 4 पैसा, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आ गया? 16,50,52.6 रुपये हमारा इसका टोटल 12% का लाभ, ठीक है। अगला सवाल है, 6 आदमी एक काम को 13 दिन में करते हैं तथा 18 औरतें उसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो 9 आदमी और 12 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यानी यहाँ पर 9 आदमी और 12 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कार्य क्षमता के अनुसार, ठीक है, 6 आदमी और 18 औरत, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कार्य क्षमता के अनुसार 6 आदमी, ठीक है, और 12 औरत, ठीक है, 12 औरत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक आदमी, चूंकि एक आदमी इक्वल टू, ठीक है, 18/6 यानी 3, ठीक है, कट गया, ठीक है, 3 औरत, ठीक है, एक आदमी इक्वल टू 18/6 इक्वल टू 3 औरतें, ठीक है, 9 आदमी और 12 औरतें, ठीक है, 9 आदमी, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, 9 आदमी और 12 औरत, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 × 3, ठीक है, 9 × 3 + 12, ठीक है, 3 + 12 टोटल क्या आ गया हमारा? 39 औरतें, ठीक है, 39 औरत, ठीक है, 39 औरत। अब 18 औरतें किसी काम को 13 दिन में करती हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रहा है 18 औरतें किसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो एक औरत काम को
एक औरत जिस काम को करेंगी तो हम लोग लिखेंगे 13 गुना 18, 13 गुना 18 दिन में करेंगी, ठीक है। एक औरत इक्वल टू मतलब एक औरत किसी काम को 3 गुना 18 दिन में करेंगी, तो 39 औरतें इसी काम को, ठीक है। 39 जो अभी हमारा निकला कि 39 और, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 39 औरतें किसी काम को 13 गुना 18 यानी वो 6 दिन में कर देंगे, यानी यहाँ पर गुना करेंगे जितना आएगा उतना से कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दिन। अगला सवाल है, एक स्टीमर नदी की बहाव की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की रफ्तार से तथा बहाव की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है, तो शांत जल में स्टीमर की रफ्तार ज्ञात करें। यानी यहाँ पर शांत, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि मानक स्टीमर की रफ्तार जो है वो x प्रति घंटा है, ठीक है। मानक स्टीमर की क्या रफ्तार जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नदी की का बहाव जो है वो y प्रति घंटा है, ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 16 घंटा, यानी कि ये हमारा हो गया बहाव और चाल, नदी की बहाव और रफ्तार दोनों हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब x माइनस, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चूँकि 2x इक्वल टू 26, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 13, ठीक है, यानी 2 से 26 को तो 13 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू 13 किलोमीटर घंटा, y इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपको मैं बता दूं कि 13 किलोमीटर घंटा होगा, ठीक है। जैसे कि x माइनस वाई इक्वल टू 13 माइनस हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल का हम लोग क्या किए, रफ्तार स्टीमर का, शांत जल का स्टीमर का रफ्तार ज्ञात किए, तो हमारा क्या आ गया 13। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101 और 105। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को चुनना है। जैसे जो हमारा सवाल 101 से लेकर 105 है, वहाँ पर हमारे सही अक्षर से संबंधित शब्द और अक्षर संख्या को ज्ञात करना है। तो हमारा पहला क्या है 64, 100, 49, ठीक है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगा इसे हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर 64 कैसे हुआ, तो 64, तो 8 गुना 8, ठीक है, 8 गुना 8 इक्वल टू 64, ठीक है। 100 यहाँ पर अगला है हमारा 100, तो 10 गुना 10 आ गया 100। 49 है, तो 7 गुना 7 आ गया 49। अब यहाँ पर सही को चुनना है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 81 होगा, 81, तो 81 इक्वल टू 9 गुना 9, ठीक है, 9 गुना 9 हो गया हमारा 81। अगला सवाल है मानव शिशु, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो जैसे कि इसमें जैसे मानव और शिशु, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में जीव में उसके शिशु, ठीक है, जो संबंध को दर्शाया। मानव के बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। उसी प्रकार सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। तो इसका सही अक्षर ये होगा, सिंह के बच्चे को शावक कहते हैं। अगला सवाल हमारा है सुचालक, तांबा और कुचालक, ठीक है, सुचालक, तांबा और कुचालक। तो जैसे तांबा जो है वो क्या है, विद्युत सुचालक है, और लकड़ी जो है वो कुचालक विद्युत है। लड़की जो है वो क्या है, यहाँ पर लकड़ी होगा पर लड़की हो गया है, यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर लड़की दे दिया, पर यहाँ पर लकड़ी होगा। ठीक है, लकड़ी, जैसे कि तांबा जो है वो सुचालक विद्युत है, उसी तरह से लकड़ी जो है वो क्या है, कुचालक है। यहाँ पर लड़की हो गया, पर यहाँ पर लकड़ी होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि लकड़ी जो है वो कुचालक, लकड़ी। ठीक है, अगला सवाल है ज्वालामुखी, लावा और अग्नि। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो है लावा से निकलते हैं, उसी प्रकार अग्नि जो है वो भस्म है। ठीक है, अगला सवाल है डैम, मैड, वाट। ठीक है, अब इसमें हमें इसका सही अक्षर को क्या करना है, चुनना है। तो जैसे डैम, तो डैम का मैड हो गया। वाट, वहाँ पर वाट जो लिखा है तो उसका क्या होगा, तो उसका होगा, इसका सही उत्तर होगा ड्रॉ। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 106 और क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी बकरी, कुत्ता, भेड़, गाय, यानी यहाँ पर 3 विकल्पों में से जो है वो एक भिन्न है। तो इसमें भिन्न कौन सा है, कुत्ता जो है वो, बकरी, भेड़, गाय। यानी मैं आपको बता दूं कि कुत्ता को छोड़कर यहाँ पर सभी क्या हैं, शाकाहारी हैं, और कुत्ता जो है वो सर्वाहारी है। यानी बकरी, गाय और भेड़ जो है वो शाकाहारी हैं। यानी ये जो घर में इनको आप जो भी दीजिए, घास फूस या अन्न जो भी, लेकिन कुत्ता जो है सर्वाहारी है, हर चीज़ खाता है। अगला सवाल है मधुमेह, डायबिटीज़, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, छोटी माता और मलेरिया। ये 4 ऑप्शन है, अब इसमें हमें सही चुनना है, यानी तीनों विकल्प। तो मधुमेह एक अल्पत्र रोग है, जबकि अन्य सभी क्या है, जनित होते हैं। ठीक है, यानी मधुमेह जो है वो क्या है, अल्पता रोग है, यानी ऐसे ही हो जाए। लेकिन स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स और मलेरिया जो है वो क्या होते हैं, ये फैलते हैं, जैसे कि ये जनित होते हैं, फैलते हैं। तो मधुमेह जो है वो अल्पत्र रोग है। अगला सवाल है ACB, GIH, MCN और PQR। ठीक है, अब इसमें हमें चुनना है। तो ACB, तो A जो है 2 अंक के बाद C आता है, और C के 1 अंक के पहले B आता है। ठीक है, G जो है वो G के बाद I। ठीक है, GIH। ठीक है, तो ये G से 2 शब्द पहले, I से 2 शब्द पहले G आता है, और I से 1 शब्द पहले H आता है। ठीक है, तो MCN। ठीक है, तो M जो है वो 2 शब्द पहले आता है, और N जो है वो 1 अंक बाद आता है। तो PQR जो है वो क्या होता है, हमारा एक शब्द जो है सही है। PQR ये हमारा जो है वो अलग है। ये सब जो है वो 2 अंक के आगे पीछे माइनस प्लस में, पर PQR जो है वो सही है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं JKLMNOPQR, ये तीनों शब्द क्या है, एक साइड से यहाँ पर एक शब्द अपने प्लस में चलते गए हैं। अगला सवाल है BYCXEVFUGTHS और LOIR। मतलब यहाँ पर हमें करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, मैंने इससे जुड़े बहुत सारे सवाल, मैं इसका सही उत्तर आपको बता दूं, तो इसका सही उत्तर होगा LOIR। अगला सवाल है 35, 64, 28, 84। यानी कि 35, 64, 28, 84। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 64 जो है, तो 64 यहाँ पर जो है वो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 8। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, ये तो हमारा इसमें इसका सही उत्तर जो अलग है वो हमारा क्या है, 64। अगला है 515 माइनस 103, 635 माइनस 127, 745 माइनस 149 और 856 माइनस 214। तो यहाँ पर 515 पहला हमारा क्या है, 515/103। ठीक है, ठीक है, 515/103 इक्वल टू 5। ठीक है, यानी 600, और यहाँ पर 635/127 इक्वल टू 5। ठीक है, उसी तरह से 745/149 इक्वल टू 5। 856/214 करेंगे इक्वल टू हमारा 4 आएगा। तो ये हमारा इसमें अलग शब्द है, अंक है। नीचे दिए गए विकल्पों से अनुक्रम ZCBAYFEDXIHG के अगले सदस्य को चुने। यानी यहाँ पर इसके अगले सदस्य को चुनना है, तो इसका अगला सदस्य जो हमारा होगा WLKJ होगा। ठीक है, WLKJ। अगला सवाल है यदि
पेल को 2134 और इर्थ को 41590 के रूप में कोडित किया गया है। तो पेल को उस प्रकार कैसे, उस रूप से कैसे कोडित होगा, तो ये जो है वो किस रूप से कोडित होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये 24153 से कोडित होगा। अगला है सीमा सुधीर की बहू और रमेश उसकी भाभी, रमेश की भाभी। सीमा सुधीर की क्या है, बहू है, और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का, ठीक है, मोहन सुधीर के बेटे और रमेश के एकमात्र भाई है। तो सीमा मोहन की है, ठीक है। यहाँ पर सीमा मोहन की क्या है, तो सीमा मोहन की पत्नी है, ठीक है। जैसे सीमा सुधीर की क्या है, बहू है, और रमेश उसकी भाभी है, ठीक है। मोहन सुधीर के क्या हैं, बेटे हैं, और रमेश के एकमात्र भाई हैं। तो सीमा मोहन की क्या हुई, तो पत्नी हुई, ठीक है। यानी रमेश का एकमात्र भाई है वो कौन है, मोहन सुधीर के बेटे, और रमेश के एकमात्र, ठीक है। यानी मोहन क्या है, सुधीर के बेटे, यानी सुधीर का बेटा कौन है, रमेश, और मोहन दोनों हैं और एकमात्र भाई हैं। और सीमा सुधीर की क्या है, बहू है, तो उस मोहन की क्या हुई, वो पत्नी हो गई, ठीक है। अगला सवाल है, दिए गए प्रतिक्रिया में लुप्त संख्या का पता लगाइए। यानी 4, 16, 64 है, अब इसमें हमें लुप्त संख्या का पता लगाना है। तो 4, ठीक है, 4 यहाँ पर है, तो 4 को हमको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 16 है, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 और 4 का स्क्वायर 2, तो हमारा क्या आ गया, 16, ठीक है। अब 64 है, तो 64 का क्या करेंगे, 64 इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो 64। तो अब यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 अंक 4 अंक का इस तरह से क्या है, डिस्टेंस है। जैसे कि 2 का स्क्वायर तो 4, उसके बाद फिर क्या है, 16 है, ठीक है। 16 यानी 8, यहाँ पर 4 का कि स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, दिए गए प्रतिक्रिया में लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो 4, 16, 64 है, उसी तरह से यहाँ पर 256, ठीक है। तो 256 का क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा 256 आ जाएगा। अगला सवाल है, निर्देश 116, 117 में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी फेफड़े, नथने, श्वास नली और खून, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सार्थक क्रम में इसको दर्शाना है। तो सार्थक क्रम में कैसे दर्शाएंगे, तो इसका क्या होगा, नथुने, ठीक है, नथुने पहले, उसके बाद श्वास नली, ठीक है, उसके बाद फेफड़े, उसके बाद खून, यानी BCAD, ठीक है। BCAD, इस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। अगला सवाल है, मकान, सड़क, कमरा, नगर, ठीक है। मकान, सड़क, कमरा, नगर। तो पहले कमरा, फिर मकान, फिर सड़क, फिर नगर, फिर उसके बाद जिला। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले क्या आएगा, मकान, फिर पहले आएगा कमरा, फिर क्या होगा, मकान, ठीक है, उसके बाद सड़क, उसके बाद नगर, उसके बाद जिला। तो हम लोग CA, ठीक है, CABDE, इस तरह से CABDE, इस तरह से इसको दर्शाएंगे। अगला, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगी। तो जो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगी वो NOPQ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 और 121, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 24, 6, 18, 9, 36, 9, 24। अब इसमें हमें सही को चुनना है, तो हमारा होगा 12, ठीक है। अगला सवाल है, काइड NKHQMLTOP, ठीक है। अब इसमें भी हमें लुप्त अक्षर को, शब्द को चुनना है। तो हमारा लुप्त शब्द जो है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर हमारा होगा WQT, ठीक है। अगला सवाल है, 2, 6, 12, 30। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो हमारा लुप्त संख्या क्या है, वो हमारा लुप्त संख्या होगा यहाँ पर 2, 6, 12, उसके बाद 30 है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो 2 में 4 को प्लस किए, 2 में 4 को प्लस किए, ठीक है। 2 में 4 को प्लस किए, तो हमारा क्या आ गया, 6 में 6 को प्लस किए, आ गया 12, ठीक है। 12 में, ठीक है, यहाँ तक। अब 12 में क्या करेंगे, 12 यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। अब 12 में कितना प्लस करेंगे, 12 प्लस,
ठीक है। 12 + 8 = 20 और 20 + 10 = 30। तो यहाँ पर सही इस ठीक है। 2 + 4 किए तो 6, 6 + 6 किए तो 12, 12 में 8 प्लस किए तो 20 और 20 में 10 प्लस किए तो हमारा क्या आ गया 30। ठीक है। 20 में क्या प्लस किए तो आ गया 30। तो 12 में 8 प्लस किए तो यहाँ पर हमारा लुप्त संख्या जो है वो 20 होगा। अगला सवाल है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के किसी भी छोर से सतवा है, पंक्ति में कितने वृक्ष हैं? वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के किसी छोर से सातवें हैं, पंक्ति में कितने वृक्ष हैं? तो पंक्ति में वृक्ष की संख्या, तो एक पंक्ति है उसमें 7 + 7 ठीक है -1 ठीक है। तो 7 + 7 = 14 हो गया और 1 माइनस कर दिए तो 13, यानी 13 पंक्ति में टोटल 13 वृक्ष हैं। अगला सवाल, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी पत्नी मेरी माँ की, ठीक है, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो महिला पुरुष से क्या संबंध है? ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि महिला का जो पुरुष से संबंध है वो है पत्नी का। निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें गलत संख्या ज्ञात करना है तो आप लोग मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग इसमें इसको सॉल्व कीजिएगा कि इसका गलत संख्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका गलत संख्या 225 है। अगला सवाल है, कुछ समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों से ज्ञात कीजिए। यानी इसमें विकल्पों को ज्ञात करना है। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं 58, 57। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता है। हॉनेस्टी, ऑनेस्टी किस अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया? तो ऑनेस्टी जो है वो हॉनेट का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। अगला सवाल है, किसी कुट भाषा में रेन को टीसी के पी लिखा जाता है, उस कुट भाषा में क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी रेन को टीसी के पी में लिखा जाता है, उस कुट भाषा में क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि उसे किस भाषा में लिखा जाएगा, तो उसे लिखा जाएगा ENQWF। ठीक है। UN, जैसे कि रैन और टी के पी, यहाँ पर शब्दों का जो है कितने कितने शब्दों के बाद कौन सा शब्द आया है उसको जोड़ने घटाने से बना है। तो उसी तरह से आप लोग इसको कीजिएगा और आप लोग देखिएगा कि कितने कितने अंकों का जो वो डिस्टेंस से वर्ड आया हुआ है। अगला सवाल है, यदि एक कुट भाषा में प्रेमा को 9673 1 लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में रामा को किस प्रकार लिखा जा सकता है? यानी प्रेमा को क्या है 96,731 में लिखा जाता है, उस कुट भाषा में रामा को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो रामा को जो है वो 6131 के रूप में लिखा जा सकता है। दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीकों का किस क्रम में को स्थान पर रखा जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा क्या है 8, 5, 9, 31। ठीक है। तो हम लोग इसको किस क्रम में, तो हम लोग 8 × 5, 8 × 5, ठीक है, 8 × 5 - 9 = 31। 8 गुना, ठीक है, 8 × 5 - 9 = 31 हमारा जो है उसका सही उत्तर हो गया 4। अगला सवाल है, यदि टी का अर्थ x, u का अर्थ, v का अर्थ भागा, ठीक है, w का अर्थ है प्लस, तो लिखित यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है, तो मैं आपको बता दूं कि v का अर्थ है भागा और w का अर्थ है मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट। तो यदि टी का अर्थ गुना है, टी का अर्थ गुना है, u का अर्थ माइनस है, v का अर्थ भागा है, w का अर्थ है प्लस, तो लिखित में यहाँ पर छूट गया। मैं आपको इसको यहाँ पर जो है वो प्रश्न जो है वो बुक में ही नहीं टाइप हो पाया है, छूटा हुआ है। तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं, उसके अनुसार हम लोग इसका क्या
मतलब जो है वो कर सकते हैं। तो टी का क्या है गुना, ठीक है, यू क्या है माइनस और भी क्या है भागा, तो डब्लू प्लस है। तो यहाँ पर डब्लू प्लस है तो यहाँ पर हम लोग इसमें जो है वो 50 भी 2 डब्लू 28 टी 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 भागा 2, ठीक है, 50 भागा 2, ठीक है। उसके बाद 28 टी 4 है तो 28 यहाँ पर लिखेंगे, फिर बाटा नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं आपको एक लाइन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 28 गुना 4, ठीक है, 28 गुना 4। तो अब यहाँ पर क्या लिखें हम लोग, यहाँ पर जो लुप्त है उससे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 25 प्लस 112, 25 प्लस 112 137 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा छूटने के वजह से जो सवाल है थोड़ा सा सबको जो है वो कंफ्यूज करके रखा है कि ये कैसे हो गया। तो आप लोग इसका जो है मैंने जैसे बता दिया है कि 50 भी 2 है, ठीक है, यानी भी क्या है यहाँ पर भागा है और टी क्या है यहाँ पर गुना है, ठीक है। तो डब्लू प्लस, तो यहाँ पर हम लोग क्या डब्लू को क्या है प्लस में कर दिए, ठीक है, यानी ये इसका अंक जो है यहाँ पर यही होगा। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 131 और 132, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो क्या है, पहला 36 है, ठीक है, तो 36 है तो हम लोग इसको लिखेंगे, पहला हमारा क्या है 36, तो यहाँ पर 6, ठीक है, 36 इक्वल टू 6, इसको अच्छे से मैं लिख दूँ 36, ठीक है, 6 बराबर 6 गुना 2 इक्वल टू 12, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है 64 8 16, दूसरा हमारा दूसरा कॉलम क्या है 64 8 16, तो 64 8 16 को मैं आपको बता दूं कि 64 8, ठीक है, तो यहाँ पर 8 गुना 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पर 100 10 है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 100 है, ठीक है, 100, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 10, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 गुना 2, यानी 10 दूनी 20, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हुआ। अगला सवाल हमारा 2 7 3 42 7 5 8 280 8 3, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पर भी लुप्त संख्या ही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला है 2, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 2 गुना 7 गुना 3, 7 गुना 3, यानी 2 7 14 गुना 3, तो 14 3 42, ठीक है, पहला कॉलम हो गया। अब हमारा दूसरा कॉलम है, ठीक है, दूसरा कॉलम है, तो दूसरा कॉलम क्या है 7 गुना, यहाँ पर 7 गुना 5 गुना 8 कर देंगे, तो 7 5 का 35 और 35 गुना 8 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 280, ठीक है। अब तीसरा कॉलम है 8 3 120, ठीक है, 8 3 120, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 गुना 3, ठीक है, 8 गुना 3 गुना, अब जो लुप्त संख्या है तो यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे कि हमारा 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 8 गुना 3, ठीक है, 8 गुना 3, उसके बाद क्या है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है इक्वल टू 120, तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 120 बटा 24, यानी इसको कट करने पर हमारा क्या आ गया 5, तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या वो हमारा 5 होगा, ठीक है। अगला सवाल है 2 कथनों के बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं, उसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन सही फाइल क्रमांकित है और सभी क्रमांक कूटबद्ध हैं, यानी निष्कर्ष है सभी फाइलें कूटबद्ध हैं, सभी कूट फाइल में हैं, कुछ फाइलें क्रमांकित नहीं है और किसी क्रमांक का कूट नहीं है, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा सभी फाइलें कूटबद्ध हैं, ठीक है। अगला सवाल है 2 कथन में दिए गए जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों को सत्य मानकर विचार करें। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से
कौन सा निष्कर्ष निश्चय रूप से दिए गए कथनों से निकलता है। यानी कथन जो हमारा पहला, सभी अलमारियां घड़ियां हैं और सभी घड़ियां महंगी मूल्यवान है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, सभी अलमारियां महंगी और मूल्यवान हैं, कुछ महंगी मूल्यवान वस्तुएं अलमारियां हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष है और एक कथन है और ये निष्कर्ष। अब इसमें से हमें विचार करना है कि कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही होगा, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। जो निष्कर्ष है वो दोनों निकलते हैं, सभी अलमारियां क्या है, महंगी हैं और कुछ महंगी मूल्यवान वस्तुएं जो है वो अलमारी के अंदर हैं। ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चल जाता है और दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अपने आरंभिक स्थल से कितना दूर है, तो अपने आरंभिक स्थल से 17 किलोमीटर दूर है। अगला सवाल है, दीपा उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और कुछ समय बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ती है। कुछ दूर जाने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? अब जो है वो किस दिशा की ओर जा रही है, तो वो जा रही है पश्चिम दिशा की ओर। अगला सवाल है, IJKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठे हैं कि आई के बाई और एम के और के के बीच जे और जे और एल के बीच के, तो के तुरंत दाएं कौन है? यानी के तुरंत दाएं कौन है, तो जे है। ठीक है, जे है। अब जे अगला है, कैंची कपड़ा की जोड़ी के बीच एक रिश्ते को निर्धारित करें और फिर एक समान रिश्ता वाले शब्द को जोड़ी का चयन करें। ठीक है, समान रिश्ता वाले शब्दों के जोड़ी का चयन करना है। तो जैसे कैंची कैंची जो है वो कपड़ा को के रिश्ते को निर्धारित करती है। तो इसी तरह से हमें जो है उस सही समान वाले रिश्ते शब्दों का जोड़ी चुनना है। तो मैं आपको बता दूं कि कुल्हाड़ी जो है वो लकड़ी को काटता है, तो इसका सही रिश्ता पत्थर चक्की। ठीक है, चाकू पत्थर ये नहीं होगा। बंदूक शिकार, तो कुल्हाड़ी जो है वो लकड़ी को काटने की काम करता है। अगला सवाल है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है। ठीक है, हिमांक वृद्धि होती है। मैं यहाँ पर नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, ठीक है, हिमांक पूछ रहा है, तो हिमांक क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अगला सवाल है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उससे संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सही उत्तर को चुनना है। तो हमारा पहला कॉलम क्या है? 29 8 4 3। ठीक है, 29 8 4 3। तो हम लोग इसको लिखेंगे 29/3। ठीक है, 29 प्लस 3। ठीक है, 29 प्लस 3 भागा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट कर देंगे, भागा 8। ठीक है, यानी 29 प्लस 3 तो हमारा कितना आ गया? 32/8। तो हमारा यहाँ पर आ गया 3। पहला कॉलम हो गया। ठीक है, अब दूसरा कॉलम है 71 11 7 6, यानी 71 11 7 6। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 71 प्लस, ठीक है, 71 प्लस 6 भागा 11। तो 71 प्लस 6 किए तो हमारा 77 आ गया, भागा 11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब तीसरा कॉलम है 67 14 और 3। अब इसमें यहाँ पर जो लुप्त है, जो संख्या लुप्त है, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 67 प्लस 3, ठीक है, भागा 67 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पर 67 प्लस 3 कर दिए, भागा 14। ठीक है, भागा 14। तो 67 3 प्लस 70 हो गया और 70 भागा 14 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी सही उत्तर इसका 5 होगा। ठीक है, अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या के दूसरी संख्या से है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सही उत्तर बता दूं कि इसका संबंध 17,828 से है। अगला सवाल हमारा है
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति को चुनना है, यानी जो आकृति यहाँ पर लुप्त है उसको चुनना है। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो होगा ये आकृति जो है वहाँ पर होगा। अगला सवाल है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, यानी जो आकृति बना है उसमें टोटल कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल जो त्रिभुज मौजूद है वो 24 मौजूद है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर आ सकती है। 13, 11, 27, 59। ठीक है, ये 3 है। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, तो 13 में 8, 3 में 8 को प्लस किए तो हमारा 11 आ गया। अब 11 में जो है वो 16 को प्लस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब 27 में, ठीक है, 27 में कितना प्लस करेंगे तो 59। तो 27 में 27 जो है, ठीक है, उसमें 32 प्लस करेंगे तो हमारा 59 आ जाएगा। ठीक है, अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह में कितना प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो 59 में हम लोग 123 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, 123 को प्लस कर देंगे तो हमारा इसका सही यहाँ पर 59 में हम लोग बना लिए, 13 + 8 किए तो 11 है, और 11 में 16 प्लस किए 27 में 32 प्लस किए तो 59। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कितना प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 59 प्लस 64। ठीक है, 59 + 64 यानी 123। ये जो हमारा होगा सही उत्तर होगा 123। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करती है। यहाँ पर प्रश्न आकृति है, यहाँ पर उत्तर आकृति है। तो अब यहाँ पर कौन सी प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो आकृति जो है वो इसको पूरी कर देगी। अगला सवाल है, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। लड़के का विराट से क्या संबंध है। ठीक है, लड़के का विराट से क्या संबंध है, तो मैं आपको बता दूं कि विराट की सास की इकलौती बेटी विराट की क्या हुई, पत्नी हुई। विराट की पत्नी। अतः लड़का विराट का क्या हुआ, लड़का का विराट से क्या संबंध है, तो पुत्र का। ठीक है, ये हमारा होगा। अगला सवाल हमारा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह पर आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहाँ पर आ सकती है। तो 14 पहला कॉलम हमारा है 14, 17, 22। ठीक है, 14, 17, 22। तो हम क्या करेंगे, 14 + 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, 17। अब 17 + 5 कर देंगे तो क्या आ गया, 22। ठीक है, पहला कॉलम हो गया। अब रहा दूसरा कॉलम 49, 61 और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो। ठीक है, तो दूसरा कॉलम को इस तरह से लिखेंगे 49 + 12। ठीक है, 49 + 12, ठीक है, = 3 × 4। ठीक है, = 61। ठीक है, हमारा क्या है, दूसरा पंक्ति 49, 61 है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो अब 61 में हम क्या करेंगे, 61 + 20 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 81, यानी यहाँ पर 81 होगा। अगला सवाल है, यदि P + Q का अर्थ P - Q है, P - Q का अर्थ P × Q है, P × Q का अर्थ P/Q है और P/Q का अर्थ P + Q है, तो 5 + 6 - 75 × 15/30 का मान ज्ञात कीजिए। यानी 5 + 6 - 75 × 15/30 का क्या हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि 5 - 6 × 1 मिनट 5 - 6। ठीक है, 5 - 6 × 75/15 + 3। ठीक है, =
5 माइनस 6 गुना 75, 75 गुना 1/15, ठीक है, प्लस 30, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल टू 5 माइनस 30, ठीक है, 5 माइनस 30 प्लस 35, ठीक है, 30 प्लस 35, ठीक है, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 5 माइनस 30 प्लस 35 इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 1। अगला सवाल है, एक विशिष्ट कूट भाषा में अभिमन्यु को बैजो भी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में करमपुत्रा को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी शब्द को बोलने में या उसके सही उच्चारण करने में मुझसे गलती हो गया तो उसके लिए मुझे माफ़ करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बताया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो प्रश्न नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो उस प्रश्न को भी कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर इतना आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच।